हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम केमिस्ट्री ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस में आज आपके लिए केमिस्ट्री पार्ट 1 की थर्ड यूनिट जो हमारी चल रही है केमिकल काइनेटिक्स, उसके अंतर्गत अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत, अभिक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शंस वेलोसिटी, ये पढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। जैसे आपने पिछले उसमें सुना था, तो मैंने आपसे कहा था कि अगली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। तो अगली वीडियो में आपके लिए टक्कर सिद्धांत बता रहे हैं, जिससे हमें वहाँ प्रभावी टक्कर सक्रियण ऊर्जा जो आ रही थी या सक्रिय अणु जो बात आ रही थी वो यहाँ समझ में आ जाएगी। किसी अभिक्रिया के होने तथा उसके वेग को टक्कर सिद्धांत द्वारा निम्न प्रकार समझाया जाता है। क्या है? दो अणुओं के मध्य अभिक्रिया होने के लिए उनका परस्पर टकराना आवश्यक है। पहला नियम कि जब तक अणु आपस में टकराएंगे नहीं तब तक क्रिया नहीं होगी। अणुओं के मध्य होने वाली सभी टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया नहीं होती, अर्थात सभी टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद नहीं बनते हैं। जिन टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद बनते हैं उन्हें हम प्रभावी टक्कर कहते हैं। प्रभावी टक्करों की संख्या कुल टक्करों की तुलना में बहुत कम होती है। यानी कि पहला मैंने पॉइंट कहा कि जब तक अणु आपस में टकराएंगे नहीं तब तक क्रिया नहीं होगी, यानी कि क्रिया होने के लिए अणुओं का टकराना आवश्यक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है जितने अणु टकराएं वो सारे के सारे उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएं। तो जिन अणु टक्करों के बाद अणु उत्पाद में कन्वर्ट होते हैं उन टक्करों को हम प्रभावी टक्कर कहते हैं। इन प्रभावी टक्करों की संख्या कुल टक्करों की संख्या में कम होती है। अब प्रभावी टक्कर उत्पन्न कौन से अणु करते हैं? तो प्रभावी टक्कर उत्पन्न करने वाले अणुओं को ही हम सक्रिय अणु कहते हैं, क्योंकि वही टकराने के पश्चात उत्पाद में कन्वर्ट होते हैं। सक्रिय अणु उन अणुओं को कहते हैं जिनमें सक्रियण ऊर्जा होती है। सक्रियण ऊर्जा मतलब सक्रिय अणु कहाँ से पैदा हुए? जिनमें सक्रियण ऊर्जा होगी। अब सक्रिय अणु कौन से हैं? वे जो प्रभावी टक्कर उत्पन्न करते हैं। प्रभावी टक्करें कौन सी हैं? जिन टक्करों के पश्चात उत्पाद बनते हैं। तो कनेक्शन समझ में आ गया होगा कि सभी टक्करें में से वे टक्करें जिनके पश्चात उत्पाद बनता है उन्हें हम प्रभावी टक्कर कहते हैं। प्रभावी टक्कर उत्पन्न करने वाले अणुओं को सक्रिय अणु कहते हैं, और जिन अणुओं में सक्रियण ऊर्जा होती है उन्हें हम सक्रिय अणु कहते हैं। अब आते हैं सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। तो अभिकारक अणुओं के लिए आवश्यक वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित करती है सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। इसे EA से प्रदर्शित करते हैं। अब सक्रियण ऊर्जा बराबर एक फार्मूला है, देहली ऊर्जा माइनस अणुओं में टक्कर से पूर्व निहित ऊर्जा। अब देहली ऊर्जा क्या होती है? देहली ऊर्जा होती है अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसे अभिक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। अभिकारक की देहली ऊर्जा कहलाती है। अभिकारक अणु की वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसे अभिक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है अभिकारक की देहली ऊर्जा कहलाती है। अणुओं की सक्रियण ऊर्जा टक्करों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। अणुओं की सक्रियण ऊर्जा टक्करों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। सक्रियण ऊर्जा का मात्रक कैलोरी प्रति मोल या जूल प्रति मोल होता है। अणुओं की सक्रियण ऊर्जा टक्करों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। सक्रियण ऊर्जा का जो मात्रक है वो कैलोरी प्रति मोल या जूल प्रति मोल होता है। अब इसके बाद जो धन उत्प्रेरक होते हैं, धन उत्प्रेरक मतलब ऐसे कैटलिस्ट जिनकी उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, तो उन्हें धन उत्प्रेरक कहते हैं। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अब अगला है टक्करों के फलस्वरूप प्राप्त सक्रिय अणुओं की संख्या अभिक्रिया के ताप, उनके सांद्रण एवं सक्रियण ऊर्जा पर निर्भर करती है। टक्करों के फलस्वरूप प्राप्त सक्रिय अणुओं की संख्या अभिक्रिया के ताप, उनके सांद्रण एवं सक्रिय ऊर्जा पर निर्भर करती है। जैसे अब एक और वो है, सक्रिय अणुओं की संख्या टकराने वाले अणुओं की विशिष्ट स्थिति पर भी निर्भर करती है। जैसे A+B है, प्रोडक्ट AB बन रहा है, ये बनना है। ये अभिकारक अणु A है, अभिकारक अणु B है, दोनों क्रिया करके AB बनाएंगे। अब इसमें एक ये भी हो सकता है कि ऐसे ये सिंपल ये हॉरिजेंटल आपस में कर लें, लेकिन इसमें क्या है कि केवल एक और एक, ये दो ही अणु अधिक तेजी से टकराएंगे और प्रभावी टक्कर उत्पन्न करेंगे और AB बन जाएगा। यहाँ इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो इसमें अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा उस समय। लेकिन अगर ऐसे है तो ये
अनुकूल दशा कहलाती है। इसमें अभिक्रिया का वेग अधिक बढ़ जाता है और अनुकूल विन्यास पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अच्छा, अगला है, उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभिक्रिया का वेग प्रभावी टक्करों की संख्या प्रति लीटर सेकंड पर निर्भर करता है। अतः अभिक्रिया का जो वेग है वो प्रभावी टक्करों की संख्या बराबर ZFP। तो Z क्या है? टक्करों की कुल संख्या, F सक्रिय अणुओं की संख्या, P टक्करों की विशिष्ट स्थिति की संख्या। P जो है विशिष्ट स्थिति, जो आपने अभी देखी विशिष्ट स्थिति की संख्या है, F सक्रिय अणुओं की संख्या है और Z प्रभावी टक्करों की कुल संख्या है। तो ये चीजें हमने इसमें पढ़ी। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अब सरल अभिक्रिया का मतलब क्या है? मतलब जो रिएक्शन अभी आपके इस 12th लेवल पर जो लिखी है सामने, वो सरल अभिक्रिया है। सरल अभिक्रिया है जो एक पद में पूर्ण हो रही है और उसमें सरल अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक अणु हैं उनकी संख्या अभिक्रिया की आणविकता या मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। जैसे H2 + Cl2 2HCl, तो इसमें H2 अणु है और Cl2 अणु है। तो H2 अणु का एक यानी हाइड्रोजन का एक अणु और क्लोरीन का एक अणु मिलकर के दो अणु HCl के बना रहे हैं। तो चूंकि अभिकारक अणु कितने हो गए? 1 + 1, तो इसकी आणविकता हो जाएगी 2। अब PCl5 को देखें, PCl5 का एक अणु टूट करके PCl3 + Cl2 दे रहा है, तो इसकी आणविकता हो गई 1, चूंकि इसका एक ही अणु है। नेक्स्ट है अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इसमें थोड़ा सा अंतर है पिछली वाली अभिक्रिया से, जो उसमें तो केवल जो अभिक्रिया में लिखे हैं अणु केवल उनकी संख्या देखनी है, लेकिन इसमें हमें उन अभिकारक अणुओं की संख्या पता करनी है जिनके टकराने से प्रभावी टक्करें उत्पन्न होती हैं, अर्थात जो वेग को निर्धारित करते हैं। अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया वेग को निर्धारित करती हो, यानी कि जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करती हो, ऐसे अणुओं की संख्या हमें लेनी है। तो वो वह अणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। जैसे हमने एक समझाने के लिए लिखा है, मान लीजिए कोई अभिकारक A है और उसके A अणु हैं, कोई अभिकारक B है और उसके B अणु हैं, क्रिया हो रही है, तो उत्पाद C बन रहा है और उसके C अणु बन रहे हैं, और उत्पाद D है और उसके D अणु बन रहे हैं। मतलब क्या है? A B क्रमशः अभिकारक A तथा B के अणुओं की कुल संख्या है, और यदि अभिकारक A के M अणु, अब ये टोटल संख्या A है, इसमें से M अणु ही किसके? A के M अणु और V के N अणु, इस वाले B के B अणु नहीं बल्कि N अणु ही अभिक्रिया को वेग को प्रभावित करते हैं। तो क्या मतलब हो जाएगा? मतलब हो जाएगा कि अभिक्रिया का वेग dx/dt बराबर होगा K A एक्टिव मास ऑफ A की पावर M और एक्टिव मास ऑफ B की पावर N। M A के वे अणु हैं जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करते हैं, ना कि वे जो टोटल लिखे गए हैं। ये A और M डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो 20 अणु लिए, 20 में से 2 अणु ही सक्रिय हैं या 2 ही अणु केवल अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। यहाँ 40 अणु लिए, उसमें से 3 ही अणु सक्रिय हैं, तो ये अलग होती है संख्या। ये वो संख्या है A और B की जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? M + N, दोनों का योग कर लिया। इसी को परिभाषा में लिख देंगे। अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित अभिकारकों के सांद्रता की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यदि m बराबर 0 हो और n बराबर भी 0 हो तो कोटि m + n 0 + 0 बराबर 0 होगी, अर्थात क्रिया शून्य कोटि की होगी। अब इसी में शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे H2 + Cl2 एरो, ये सूर्य का प्रकाश है, 2HCl, या H2Br2 एरो 2HBr। ये अभिक्रिया का जो समीकरण है, तो इसका वेग समीकरण क्या हो जाएगा? dx/dt बराबर K H2Cl2। तो H2 यहाँ तो एक अणु है, लेकिन यहाँ
शून्य है। यहाँ Cl2 का एक अणु यहाँ शून्य है, तो इसकी कोटि कितनी हो गई? 0 + 0 बराबर 0। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, बल्कि प्रकाश के वेग पर, इस प्रकाश पर निर्भर करता है। तो इसलिए ये जो अभिक्रिया है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट वीडियो में प्रथम कोटि की अभिक्रिया और उसको व्यंजक की व्युत्पत्ति हम लोग देखेंगे।